नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले संसदीय बोर्ड की बैठक। मुख्यमंत्री के चयन के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों का होगा ऐलान। शाम को 48 नवनिर्वाचित विधायक चुनेंगे अपना नेता। कल रामलीला मैदान में शपथ लेगी नई सरकार। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संभाला पदभार। कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम है मतदान। जनवरी 2029 तक है ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती आज। जन्मस्थली शिवनेरी किले में हुआ भव्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने कहा, उनका पराक्रम और दूरदर्शी नेतृत्व मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा। यूक्रेन पर रूस अमेरिका वार्ता के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर। जेलेंस्की ने कहा, किसी भी वार्ता में यूक्रेन को किए जाए शामिल। तो वहीं ट्रंप का तंज, पहले क्यों नहीं रोका युद्ध। और आज शाम से शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी। पहले मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती। कल दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से शुरू करेगा भारत अपना अभियान। और आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं दिल्ली से जुड़ी हुई खबर के साथ। जी हां, दिल्ली में सरकार गठन की हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में आज बीजेपी के 48 नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी, जो विधायक दल की बैठक में भी होंगे और उनकी मौजूदगी में चुना जाएगा नेता। तो कुल मिलाकर दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब आज मिल जाएगा। आखिर वो कौन होगा जो पीएम मोदी के सपनों को पूरा करेगा। पीएम ने आखिर यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट का वादा किया है। हालांकि सीएम पद के लिए पिछले कुछ दिनों से जो नाम सामने आ रहे हैं, उनमें रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। लेकिन पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ये भी कहा जा रहा है कि इन सब से अलग कोई नया और चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। तो दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी जानकारी आज मिल जाएगी, लेकिन नाम को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि दिल्ली में सीएम पद किसी भाजपा कार्यकर्ता को ही दिया जाएगा। तय करना है, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कमल का फूल ही सीएम का फेस होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। पार्टी ने तय करना है किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, किस जिम्मेवारी के लायक पार्टी हमको समझती है, निश्चित रूप से वो तय होगा। और वहीं दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा की भाजपा विधायक रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है और यहां सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। दिल्ली में एक बार फिर राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीज़ों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीज़ों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीज़ों का निर्णय आएगा। दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में सरकार गठन से पहले ही यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है और इससे लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या है दिल्ली में लोगों की प्रतिक्रिया, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। यमुना नदी में लगातार सफाई चल रही है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, यमुना में सफाई चालू हो गई है? यमुना हमेशा के लिए अगर ऐसा सफाई रहे तो हमारे लिए भी अच्छा है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते,
हम जमुना मैया को हम माँ कहते, तो माँ का पवित्र बजाय रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रण किया कि मोदी की गारंटी है, परिवर्तन रैली में उन्होंने एक प्रण लिया कि ये मोदी की गारंटी है, जो हृदय है, पूरे भारत का हृदय है दिल्ली, उस दिल्ली के लिए मुझे कुछ करना है। तो सबसे पहले अभी हमारा सीएम भी नियुक्त नहीं हुआ है, देखिए सबसे पहले काम स्टार्ट हो गया, 3 दिन हो गए, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं यहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल की मशीनें हैं, और नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं इस समय। जो यमुना जी की साफ़ सफाई हो रही है बहुत अच्छे तरीके से अभी प्रारंभ हुआ है, तो मुझे लग रहा है जैसे अगला छठ का जो भी पर्व आएगा तो यहाँ पर बहुत साफ़ सफाई हो जाएगी, जिससे यहाँ का रोज़गार भी बढ़ेगा लोगों का, क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ सफाई होगी तो जो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, उत्तर प्रदेश या हरिद्वार जाते हैं नहाने, वो यहीं पर नहाने आएंगे। केवल बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। मोदी जी का संकल्प था चुनाव से पहले, और उन्होंने 5 तारीख को प्रयागराज में जब डुबकी लगाई, उन्होंने वहाँ ये प्रण दिखा दिया दिल्ली की जनता को कि जिस प्रकार से मैं यहाँ डुबकी लगा रहा हूँ ना प्रयागराज में, उसी प्रकार से आपको भी डुबकी लगवाऊंगा यमुना जी में अगले 5 वर्ष में। तो ये साफ सफाई है होगी। कि किस तरह से लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जो वादा करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं, ये दिल्ली की जनता का कहना है। कैमरामैन राधेकिशन तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और महाराष्ट्र में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर पूरे राज्य में पूरे उत्साह के साथ अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान शिवनेरी किले में भी 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर नागपुर में लोगों ने सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके पराक्रम और दूरदर्शी नेतृत्व ने स्वराज्य की नींव रखी, पीढ़ियों को साहस और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। वे हमें एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। सीपी राधाकृष्णन ने आज मुंबई के शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि भारत को फिर से गौरवशाली बनाने के लिए सभी नागरिकों के बीच एकता की आवश्यकता है और यही छत्रपति शिवाजी महाराज को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी और सांसद अनिल देसाई सहित अन्य लोग मौजूद रहे। My appeal to all my fellow country brothers and sisters that we must be united all the time to make India
Yes, the glorious country in the world, we must get back all our glory. That is the real homage we can pay to Chhatrapati Shivaji Maharaj. छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती के मौके पर उनके जन्म स्थान शिवनेरी किले में 395वीं जयंती मनाई गई। शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाग लिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। और 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने आज देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला। इससे पहले उन्हें सोमवार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर रहे राजीव कुमार कल सेवानिवृत्त हुए हैं। ज्ञानेश कुमार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान 20 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव होंगे। शुरुआत बिहार से होगी और अंतिम चुनाव मिजोरम में होगा। पदभार संभालने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ हमेशा था और रहेगा। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता ज़रूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। और आइए एक नज़र डाल लेते हैं ज्ञानेश कुमार के करियर पर। आपको बता दें कि 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने के बाद जनवरी 2024 में सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने गृह मंत्रालय के अधिकारी के रूप में अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के बाद फैसलों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो मार्च 2024 में निर्वाचन आयुक्त बने थे। 26 जनवरी 2029 तक बतौर सीईसी अपने कार्यकाल में वो इस साल बिहार विधानसभा चुनाव और अगले वर्ष केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की देखरेख करेंगे। 2027 में होने वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी आयोग का नेतृत्व उन्हीं के पास होगा। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर विवेक जोशी ने निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाला। इससे पहले उन्होंने हरियाणा के मुख्य सचिव का प्रभार छोड़ दिया है। वे 2031 तक निर्वाचन आयोग में कार्य का निर्वहन करेंगे। विवेक जोशी भारतीय चुनाव आयोग में नियुक्त होने वाले हरियाणा कैडर के तीसरे अधिकारी हैं। पहले 1971 बैच के अधिकारी SY कुरैशी थे, जो बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उसके बाद 1980 बैच के अधिकारी अशोक लवासा थे, जिन्होंने अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया था। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। तो
महाकुंभ का आज 38वां दिन है और हर दिन पावन धरती प्रयागराज में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान करने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 55.56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और कल शाम तक करीब 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया और आज सुबह से अब तक 49 लाख से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के स्पंदन महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज 1 करोड़ 26 लाख से अधिक एवं अब तक 55.56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले सभी पूज्य साधु संतों एवं श्रद्धालुओं का अभिनंदन। भगवान तीर्थराज प्रयाग की जय। और तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरती पर भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जिसमें विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 144 वर्ष बाद लगने वाले इस महाकुंभ में स्नान करने आए श्रद्धालु जल पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक संदेश भी लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी में जल कलश पहल महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारत की आध्यात्मिकता, एकात्मता, समता और समरसता का जीवंत प्रतीक बन चुका महाकुंभ एक नया इतिहास भी रच रहा है। महाकुंभ के आयोजन में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर कई अनूठे प्रयोग किए गए हैं। इसी कड़ी में जल कलश पहल महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसकी स्थापना अरेल घाट सेक्टर 24 निषाद राजमार्ग में की गई। जल कलश में कुंभ क्षेत्र में प्रयोग की गई पानी की बोतलों को इकट्ठा किया जा रहा है और इन बोतलों को रिसाइकिल करके उपयोग में लाया जाएगा, जिससे प्रकृति में इन प्लास्टिक की बोतलों का दुष्प्रभाव ना पड़ सके। अभियान के दौरान 20,000 से अधिक प्लास्टिक की बोतलें एकत्रित की गई हैं। जो कलश यहाँ पर जो स्थापना की गई है, बाहर 2 कलश रखे हुए हैं। उसमें ये है कि जो पब्लिक अंदर नहीं आ पाती है पूरी, वो कलश को देखकर कुछ सीखे कि हम बोतलों को इधर उधर ना फेंकें, कलश में डालें या कलश में डालकर वो अंदर भी लेकर आते हैं, जिससे कि हम उनको गंगा नदी के बारे में अवेयरनेस करते हैं कि आप प्लास्टिक इधर उधर ना फेंकें, बोतलें इधर ना फेंकें। जब उनको बताते हैं, सिग्नेचर का फीडबैक लेते हैं, फिर हमको उनको एक गिफ्ट के बतौर उनको ये भी देते हैं कि आप पन्नी जो भी है आपके पास वो इधर उधर न डालकर इसमें रखें। नमामि गंगे मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के सहयोग से जल कलश पहल को शुरू किया गया है। जल कलश पहल 1 फरवरी से 20 फरवरी 2025 तक HCL फाउंडेशन के सहयोग से डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स द्वारा आयोजित 20 दिवसीय अभियान है। स्थानीय स्तर पर आदर्श सेवा समिति व मंगल भूमि फाउंडेशन इस पहल में सहयोग कर रही हैं। जी अशोक कुमार का कहना है कि महाकुंभ को हरित महाकुंभ बनाने की दृष्टि से कुंभ क्षेत्र में उपयोग की गई प्लास्टिक की बोतलों को कलेक्ट करके हमने छोटा सा प्रयास हरित कुंभ की ओर किया है। इस कुंभ क्षेत्र में जल कलश की स्थापना कर ये संदेश दिया गया है कि मां गंगा की अविरलता और निर्मलता में ये प्लास्टिक बाधा है। इन प्लास्टिक की बोतल्स को एक कलश में रखकर यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि प्लास्टिक को गंगा और गंगा के क्षेत्र में नहीं जाने देना है, जिससे हमारी गंगा अविरल और निर्मल रहे। ये हमारी टीम निकल जाती है सुबह बोतल कलेक्ट करने। करीब 7 लोग हैं, तो 8 घंटे की वर्किंग में वो करीब डेली का 1500 के आसपास बोतल कलेक्ट करके लाती हैं। मूल उद्देश्य ये है कि गंगा नदी में बोतलें ना जाए, प्लास्टिक ना जाए, जिससे गंगा दूषित होने से बचे। कलश रखने का उद्देश्य कि लोग बोतल इधर उधर न फेंके, कलश में ही डालें। इस बार कुंभ में एक थाली एक थैला अभियान के माध्यम से गंगा में प्रदूषण होने से बचाया गया। उसी प्रकार से जल कलश के माध्यम से भी गंगा को प्रदूषित होने से रोका गया है। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरीके से हरित कुंभ की ओर अग्रसर हैं। उसमें डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन द्वारा की गई ये पहल बहुत ही सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो महाकुंभ 2025 में अब तक 55 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं।
और इसके लिए भारतीय रेलवे सुनिश्चित कर रहा है कि करोड़ों श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम यात्रा कर सकें। विशेष ट्रेनों से लेकर उन्नत भीड़ नियंत्रण उपायों तक भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। रेलवे ने 5,000 करोड़ रुपए की लागत से पिछले 3 वर्षों में महाकुंभ क्षेत्र में व्यापक कार्य किए हैं, जिसमें आधुनिक रेलवे स्टेशन, 13,000 से अधिक विशेष ट्रेनें और भीड़ प्रबंधन प्रणाली शामिल है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ के लिए अब तक 3.09 करोड़ यात्रियों ने सफर किया है। तो खास इंतजामात रेलवे की तरफ से किए जा रहे हैं, जहां नेविगेशन प्रणाली शामिल है, तो बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए अलग अलग तरह के इंतजाम रेलवे की तरफ से किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, जिसमें स्टेशन स्तर, डिवीज़न स्तर, जोनल स्तर और रेलवे बोर्ड स्तर इस तरह से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती की बात करें तो 13,000 रेलवे सुरक्षा बल कर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। वहीं 10,000 राजकीय रेलवे पुलिस यानी कि GRP और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। ये सारे प्रबंध रेलवे की तरफ से किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम से जुड़ी हुई खबरों की। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण के अंतर्गत तमिलनाडु से वाराणसी पहुंचे सदस्यों के चौथे दल ने कल रात श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। तमिलनाडु से आए 277 अतिथियों का मंदिर न्यास की ओर से गंगा द्वार पर भव्य स्वागत किया गया। अतिथियों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ श्री विश्वनाथ धाम में प्रवेश किया। वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत काशी तमिल संगमम के 200 सदस्य समूह ने काशी के बाद प्रयागराज और फिर अयोध्या की भी यात्रा की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनका स्वागत किया और राम मंदिर की भव्यता से परिचित भी करवाया। समूह के सदस्य मंदिर की रचनाओं को देखकर खासे अभिभूत नजर आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए कार्यालय परिसर केशव कुंज का आज नई दिल्ली में उद्घाटन किया जाएगा। कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन आज शाम 4 बजे के करीब होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत इसका उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर संघ के प्रचारक और बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। केशव कुंज के उद्घाटन में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में संघ से जुड़े करीब 4,000 लोग उपस्थित रहेंगे। RSS कार्यालय में आज सुबह से शाम तक पूजा और उद्घाटन का कार्यक्रम है। करीब 4 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैले केशव कुंज में 12 मंजिला, 3 टावर, करीब 300 कमरे और कार्यालय बनाए गए हैं। नए परिसर में आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्राचीन वास्तुशिल्प के साथ मिलाकर बनाया गया है। इस ऑफिस में टावर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल और एक हनुमान मंदिर भी शामिल है। केशव कुंज के पुनर्निर्माण पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये खर्च संघ की विचारधारा को मानने वाले 75,000 से ज्यादा लोगों ने चंदा और योगदान से जुटाया है। इसके निर्माण में 8 साल से अधिक का समय लगा है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर रही हैं। ये पहला ग्रीन बजट होगा। इस बार बजट ग्रीन थीम पर आधारित है, जिसमें गति के माध्यम से आधारभूत योजनाओं का विकास, गांव, ग्रामीण, ऊर्जा, ई-व्हीकल, उद्यमिता, शासन में AI बढ़ाने के लिए ई-स्टार्ट, MSME स्टार्टअप उद्यमियों को नए आयाम देने पर फोकस है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। G20 के विदेश मंत्री स्तर की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 20 और 21 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का दौरा करेंगे। वे दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामूला के आमंत्रण पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। G20 विदेश मंत्रियों की इस अहम बैठक में भारत की भागीदारी न सिर्फ G20 देशों के साथ उसके रिश्तों को और मजबूत करेगी, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती देगी।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर इस अवसर पर कुछ द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल हो सकते हैं। भारत G20 के सक्रिय देशों में शामिल रहा है और उसके एजेंडे और कार्यक्रमों को दिशा देने में अहम भूमिका निभाता है। खेल की खबरों की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत आज से हो रही है। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और दुबई में खेला जाएगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ करेगा, जबकि भारतीय टीम 23 फरवरी को पाकिस्तान से भिड़ेगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इंतजार खत्म। हाइब्रिड मॉडल में खेले जाएंगे मुकाबले। भारत दुबई में खेलेगा अपने सभी मैच। भारतीय टीम 20 फरवरी को करेगी अपने अभियान का आगाज। भारत पाकिस्तान 23 फरवरी को होंगे आमने सामने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इंतजार आखिरकार समाप्त हो चुका है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमें भी ट्रॉफी की दावेदारी पेश करने के लिए तैयार हैं। 8 साल बाद आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में खेला जाएगा। मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे, जिसमें दुनिया की शीर्ष 8 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का आगाज बुधवार को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले के साथ होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ करेगा, जबकि भारतीय टीम 23 फरवरी को पाकिस्तान से भिड़ेगी। 2 मार्च को अपने तीसरे मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। इसके बाद 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल और 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। खिताबी दौर में पहुंचने वाली 2 टीमें 9 मार्च को आमने सामने होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश हैं, जबकि ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है। सेमीफाइनल मुकाबला जीतने वाली टीमों के बीच 9 मार्च को फाइनल मैच खेला जाएगा। भारत अगर टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पहुंचने में सफल रहा तो फाइनल मैच दुबई में आयोजित होगा। भारत के फाइनल में नहीं पहुंचने की स्थिति में खिताबी मैच लाहौर में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा। बाकी की टीमें अपने सभी मैच पाकिस्तान में खेलेंगी। बहरहाल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमें ट्रॉफी की दावेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मैदान पर कौन किस पर भारी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।